लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट की डेफिनेशन है कि टॉट जो है ये लैटिन वर्ड टॉटम से आया हुआ है, जिसका मतलब ट्विस्टेड है, जहाँ कोई रॉन्ग है। तो टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है अदर देन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं टूटता किसी का, ये दो बंदों के बीच में नहीं होता, ये एक ही बंदे को इसमें हानि होती है, एक ही पर्सन को हानि होती है। फॉर विच रेमेडीज एंड एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज, जिसमें रेमेडी है वो एक्शन के रूप में सामने आती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, कि डैमेजेस का कोई पता नहीं है कि डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसकी जानकारी नहीं होती है। तो इट प्रोटेक्ट्स लीगल राइट्स, ये हमारे लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पर्सनल सेफ्टी को, प्रॉपर्टी को और हमारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसेंशियल्स क्या है टॉट के, कि रॉन्गफुल एक्ट है और या ओमिशन है ये रॉन्गफुल एक्ट है किसी का, जब कोई ओमिशन है तो मस्ट बी ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट। इसमें क्या है कि वायलेशन होता है एक पर्सन के लीगल राइट्स का, जहाँ उसके साथ डिफेमेशन होती है, जहाँ नेग्लिजेंसी की वजह से कोई टॉट होता है, उसकी फेम के ख़िलाफ़ कोई बात होती है टॉट होता है, जहाँ कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है किसी पर्सन से तो वो एक टॉट कमिट कर देता है। तो लीगल डैमेज क्या है इसमें, कि इंजूरिया सिने डैमनम, कि इंजरी के विदाउट डैमेज हो जाना, कोई इंजरी नहीं होना तो डैमेज हो जाना, जैसे कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट की वायलेशन होनी इज़ एक्शन लेवल इवन विदाउट एक्चुअल डैमेज नहीं होना, जैसे कि एशपाई वर्सेस वाइट के केस में बताया हुआ गया। आगे मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। तो रेमेडी जो है इसमें डैमेजेस हैं, रेमेडी डैमेजेस की। तो इंजरी पार्टी जो है कैन क्लेम कंपनसेशन, तो जिसके साथ इंजरी हुई है जिस पार्टी के साथ, वो क्लेम कर सकती है कंपनसेशन के लिए कोर्ट में, तो ये उसका लीगल राइट है। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है इसके, जैसे ओवियस ईवी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी, जहाँ कोई किसी का राइट है तो वहाँ उसके लिए रेमेडीज़ भी हैं, जहाँ भी कहीं किसी का राइट या ख़राब होता है वहाँ उसके लिए रेमेडीज़ भी रेडी हैं। वॉलंटियर एंड फिट इंजूरिया मीन्स कंसेंट टू हार्म इज़ नॉट एक्शनेबल, कि किसी का अगर कंसेंट है किसी को हार्म पहुँचाने का, तो खुद को हार्म पहुँचाने का, वॉलंटरली अगर कोई जा रहा है किसी फील्ड में, उसको पता है कि वहाँ उसको हानि होगी और नुकसान होगा, हार्म होगा, तो वो जा रहा है तो उसको एक्शनेबल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो वॉलंटरली गया है। तो रेस इस पर लिक्विचर मीन्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, की चीज़ जो है खुद बोल रही है कि ये मेरे साथ नेग्लिजेंसी हुई है, जहाँ नेग्लिजेंसी का केस है, जहाँ डिफेमेशन का केस है, जहाँ कोई भी केस है, थिंग्स खुद स्पीक कर रही है, थिंग्स खुद बता रही है। जैसे कोई बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बाइक खुद पता चल रहा है, जहाँ आदमी से भी पता चल रहा है कि इसका बाइक के साथ ही एक्सीडेंट हुआ होगा। तो डेफिनेशन क्या है टॉट की, जैसे कि फिर से रिपीट हो रही है कि टॉट जो है लैटिन वर्ड टॉटम से आया हुआ है, जिसका मतलब ट्विस्टेड है या क्रूप्ड है, और एक रॉन्गफुल एक्ट है। तो विनफील्ड डेफिनेशन में क्या बताया हुआ, विनफील्ड में टॉट इज लाइबिलिटी जो है राइज होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, प्राइमरली फिक्स्ड बाई लॉ, कि जब कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, अपनी ड्यूटी को भंग करता है, फिक्स्ड जो की हुई थी लॉ के द्वारा, जो कोई जॉब पे है बंदा तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है ध्यान से, तो दिस ड्यूटी टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ रीड्रेसेबल इन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, तो उसने जो भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है उसकी वजह से जो किसी दूसरे को नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से की, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उससे उसकी भरपाई जो है की जा सकती है। इन सिंपल वर्ड जो है हम बोल सकते हैं कि टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है, नॉट ए क्राइम, कोई क्राइम नहीं है, नॉट ए क्राइम कोई क्राइम नहीं है, और नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई दो बंदे के बीच में, दो पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ये एक सिविल रॉन्ग है। इसमें सिर्फ वन पर्सन ही जो है अफेक्टेड होता है, वेयर वन पर्सन रॉन्गफुल, नॉट ए क्राइम नहीं है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो दो पर्सन के बीच में नहीं होता, वन पर्सन जो है रॉन्गफुल टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है, इसमें वन पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, एक्ट काजेज इंजुरी टू अनदर,
तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंजरी करता है एंड द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी, और लॉ जो है रेमेडी प्रोवाइड करता है, यूजुअली कंपनसेशन जिसको हम बोलते हैं। तो नेचर के हटौट का कि सिविल रॉन्ग है, नेचर के हटौट का कि ये एक सिविल रॉन्ग है, ये एक सिविल रॉन्ग है जो एक पर्सन के खिलाफ, एक पर्सन के अगेंस्ट जो होता है। तो रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, नॉट सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होता, सोसाइटी के अगेंस्ट जो होता है उसको क्राइम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे डिफेमेशन हार्म्स पर्सन रेपुटेशन, प्राइवेट रॉन्ग है जी, ये एक प्राइवेट रॉन्ग है, नॉट होल सोसाइटी नहीं इसमें अफेक्टेड होती है, इसमें वन पर्सन ही अफेक्टेड होता है। किसी एक बंदे की अगर फेम के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो पर्सनल स्पेशली एक ही होगा अफेक्टेड, पूरी सोसाइटी नहीं हो सकती। तो किसी एक बंदे की रेपुटेशन के खिलाफ अगर कोई रॉन्ग होता है तो ये एक प्राइवेट रॉन्ग है, होल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है इम्पोज्ड बाय लॉ, तो अगर कोई ड्यूटी को अपनी तोड़ता है जो कि इम्पोज की हो लॉ में, जैसे कोई अगर कोई कहीं ड्यूटी किसी की लगी है तो वो अब कानून से बंधा हुआ है कि उसने वो ड्यूटी करनी है, तो अगर वो ड्यूटी नहीं करता है तो अगर कोई उसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो वही उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी तोड़ी है, तो वही उसका जिम्मेवार है। तो ड्यूटी इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, तो ड्यूटी एग्रीमेंट में नहीं होती, लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट जो है 2% के बीच में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दोनों की कंसेंट में होता है, 2% की कंसेंट में होता है। तो मगर जो टॉट है उसमें 2% की कोई कंसेंट नहीं होती, किसी को पता नहीं होता कि टॉट हो जाना है या नहीं होना है, ऑल दैट इम्पॉसिबल बाई लॉ बट इज़ इम्पोज्ड बाई लॉ, मगर ये लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल, एवरी ड्राइवर हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू ड्राइव केयरफुली, हर एक ड्राइवर की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो ड्राइव करे केयरफुली। तो अगर कोई केयरफुली ड्राइव नहीं करता, एक्सीडेंट कर देता है, तो वो उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो वो ही उसका उस टॉट का वो ही जिम्मेवार है। ड्यूटी ऑन टू एड अप्लाई, तो एड अप्लाई का मतलब मीन्स है कि एयरबोर्न आइसोलेटर, तो जो भी एयरबोर्न मतलब हवा में कोई भी जहरीली गैस जो है अगर जा रही है किसी कंपनी से, तो वो उसी की नेग्लिजेंसी है, उसी बंदे का ही, जिसकी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसी बंदे का ही वो क्राइम टॉट माना जाएगा। तो टॉट ड्यूटी ऑन टू द पब्लिक जनरली, तो ये पब्लिक के लिए भी उसकी जनरली एक ड्यूटी बनती है जिसने फैक्ट्री लगाई है, नॉट टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जैसे कि एक फैक्ट्री है मस्ट नॉट एमिट टॉक्सिक स्मोक, तो एक फैक्ट्री जो है वो खुद से टॉक्सिक स्मोक नहीं अपनी मर्जी से निकाल रहे, बल्कि जो फैक्ट्री जो है निकल रहा है स्मोक वो ऑटोमेटिकली, अगर उनकी फैक्ट्री ही वैसी है तो उसमें से स्मोक निकलेगा ही निकलेगा, तो वो उनकी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, उनकी कोई जानबूझ के नहीं काम कर रहे हैं वो ऐसा, बट उनकी ड्यूटी जो है टूवर्ड्स आर रेजिडेंट्स नियर, मगर फिर भी उनकी ड्यूटी जो है बनती है कि वो जो रेजिडेंट्स जो पास लोग रहते हैं उस फैक्ट्री के, उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए इसमें, चाहे उनकी कोई गलती नहीं है तो फिर भी अगर कोई इसके खिलाफ कंप्लेन करता है तो उनकी गलती मानी जाएगी। तो रीड्रेस थ्रू कंपनसेशन, तो रेमेडी मतलब रेमेडी जो है कंपनसेशन से दी जा सकती है, जैसे कि रेमेडीज मॉनेटरी डैमेजेस, सबसे पहला डैमेज की भरपाई जो है वो रेमेडी ही है, तो नॉट पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं होती इसमें रेमेडी दी जाती है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट मिलती है, मगर इसमें टॉर्ट में डैमेजेस की रेमेडी कंपनसेशन मिलती है। जैसे एग्जांपल है कि ए डैमेज करता है बी को, कि बी की कार को, ए मस्ट पे फॉर द रिपेयर, तो अगर ए ने डैमेज किया बी की कार को तो ए को ही उनकी कार को रिपेयर करवाना पड़ेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है कि डैमेज का पहले से पता नहीं होता है, टॉर्ट में डैमेज का पहले से पता नहीं होता कि कौन सा डैमेज हो जाना है, तो डैमेज और नॉट प्री फिक्स नहीं होते हैं। तो कोर्ट डिसाइड्स बेस्ड ऑन हार्म कॉज्ड, तो कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कितना हार्म हुआ है और कितने इनको कंपनसेशन मिलेगा। तो नो कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड,
कोई भी एग्रीमेंट कंसेंट नहीं हुआ होता पहले टॉर्ट में, तो ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है इसमें पहले से। अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रायर एग्रीमेंट, कोई पहले से नहीं होता, इज नेसेसरी बिटवीन टू पार्टीज में। तो एग्जाम्पल जैसे नेग्लिजेंसी की डोनोगियो वर्सेस स्टेवनसन 1932, स्नेल इन द बोटल केस। तो स्नेल जैसे बोतल में गिर गई थी, कंज्यूमर जो है उसने पाया कि डेड स्नेल जो है इन्हें जिंजर बियर बोतल में थी, तो कुड हेल्ड मैन्युफैक्चरर लायबल, इसमें मैन्युफैक्चरर को जिसने बनाई हुई थी ये बोतल, मैन्युफैक्चरर था, उसको लायबल ठहराया गया। ड्यूटी ऑफ केयर, कि उसने केयर से ड्यूटी नहीं की, वाज ऑन टू कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर ने जो ओन्ड की और मैन्युफैक्चर ही लायबल इसमें ठहराया गया। तो एक्सप्लेनेशन है जैसे मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंसी इसमें पाई गई, कॉज्ड इंजरी, तो इसकी वजह से इंजरी हुई, जिसने उसको पिया और जिसको डेड स्नेल मिली, तो टॉर्ट जो है ऑफ नेग्लिजेंसी, इसमें टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंसी पाई गई। तो ये आप एग्जाम्पल जो है इसकी केस स्टडी लिख सकते हैं टॉर्ट में। नेग्लिजेंसी की वजह से ये टॉर्ट हुआ था। तो डिफेमेशन जैसे किसी की फेम के खिलाफ बोलना, तो ए ने जैसे पब्लिश किया है फॉल्स स्टेटमेंट बी के लिए, और कि ये थीफ है, बी जो है एक चोर है, इट लोअर्स बीज रेपुटेशन, इसने बी की रेपुटेशन को ख़राब किया, तो बी कैन स्यू ए, बी जो है स्यू कर सकता है ए के लिए कि उसने डैमेज किया है, उस टॉर्ट किया है डिफेमेशन के लिए। तो अगर पता ही नहीं है कि कोई चोर है, ऐसे ही उसको चोर बनाया जा रहा है, तो ये भी एक टॉर्ट है, उसकी फेम के खिलाफ बोला गया है, डिफेमेशन किया गया है। तो अगर ट्रेसपास टू लैंड करता है, कोई एक्स करता है एंटर वाई की लैंड में विदाउट परमिशन, तो एक्सप्लेनेशन है कि दिस वायलेट वाइज लीगल राइट, तो ये भी वाई के लीगल राइट्स को तोड़ता है, तो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास इसमें पाया जाता है। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, तो कोई क्राइम नहीं है, जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं होता, तो प्लस सिविल रॉन्ग है, प्लस ये क्या है, लीगल ड्यूटी है ऑन टू ऑल, सभी की एक लीगल ड्यूटी बनती है कि वो टॉर्ट ना कमिट करे। तो ब्रीच है इसमें रेमेडी, प्लस रेमेडी भी इसमें मिलती है, रेमेडी में मिलती है जैसे कंपनसेशन डैमेजेस की। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन टॉर्ट और क्राइम में, क्या डिफरेंस है? टॉर्ट क्या है? टॉर्ट जैसे हमने पीछे पढ़ा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। तो टॉर्ट का नेचर कैसा है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, तो वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो प्राइवेट राइट जो है बंदे के, अपने पर्सनल प्राइवेट राइट जो हैं उनके खिलाफ जो है कोई काम होता है, वायलेशन होती है उनकी, तो उसको हम टॉर्ट बोलते हैं। तो पब्लिक रॉन्ग मतलब वायलेशन अगेंस्ट सोसाइटी के खिलाफ जो है वायलेशन होती है स्टेट के या स्टेट लॉ एट लार्ज, तो उसको हम क्राइम बोलते हैं। इसमें पूरी सोसाइटी या पूरी स्टेट अफेक्टेड होती है। तो पर्पस क्या है, इसके क्या मकसद है कि इसमें जो है टॉर्ट में कंपनसेशन दी जाती है इंजर्ड पार्टी को रेमेडी के रूप में। तो इसमें जो है पनिशमेंट मिलती है ऑफर्ड एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट ऑफर की जाती है जो क्राइम करता है। तो हु ब्रिंग्स द एक्शन कौन लाता है, इसमें एक्शन कौन लेता है टॉर्ट में? तो इंजर्ड पार्टी जो है पहले एक्शन, जिसको इंजरी होती है प्लेंटिफ को, वही एक्शन लेता है, फाइल्स द सूट, वही सूट करता है, कोर्ट में केस करता है। और इसमें स्टेट जो है प्रोसिक्यूट्स करती है द ऑफेंडर एंड बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ होता है टॉर्ट जो क्राइम? तो अगेंस्ट रॉन्गडूअर के खिलाफ होता है, डिफेंडेंट जो आगे डिफेंड कर रहा है रॉन्गडूअर, तो बाय द विक्टिम द्वारा। तो एक्शन जो है अगेंस्ट होते हैं एक्यूज, इसमें भी एक्यूज मतलब डिफेंडेंट जो है बाय द स्टेट। रेमेडी आउटकम क्या है इसकी?
रेमेडी इसमें कंपनसेशन मिलती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, पता नहीं होता डैमेज कितना हुआ है कितना नहीं, ये बाद में कोर्ट में स्यू होने के बाद ही जजमेंट आती है कि क्या उसको कंपनसेशन में मिलेगा। इंजंक्शन रेस्टिट्यूशन, तो पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट होती है, इसमें फाइन, डेथ पेनल्टी एट्सेट्रा पनिशमेंट के रूप में मिलता है। इंटेंशन इसमें क्या होती है, इंटेंशन मे और मे नॉट बी, कोई इंटेंशन हो भी सकती है तो क्या नहीं भी हो सकती है इसमें। तो इंटेंशन मेंस रिया इज एसेंशियल, तो इसमें इंटेंशन मेंस रिया जो है जरूर होना चाहिए, इंसान की जो है खुद की इंटेंशन होनी चाहिए तो फिर ही माना जाएगा। वर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ऑन द प्लेंटिव बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, तो वर्डन ऑफ प्रूफ क्या है इसमें कि प्लेंटिव के ऊपर ही बर्डन है प्रूफ देने का, कि अगर उसको टॉर्ट उसके साथ टॉर्ट हुआ है तो वो ही जो है प्रूफ देगा, वो ही प्रूफ देगा, उसके पास ही प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए प्रूफ देने की। तो ऑन द प्रोसिक्यूशन, इसमें प्रोसिक्यूशन को देनी पड़ती है सफाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स की। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसमें डिफेमेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंसी, नॉनसेंस किया जाता है किसी पर्सन के खिलाफ, तो इसमें मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, रेप होता है किसी पर्सन के खिलाफ। और जो एक सोसाइटी को अगर रॉबरी होती है तो पूरी सोसाइटी उसमें डर जाती है, रेप हो तो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, मर्डर, थेफ्ट। इलस्ट्रेशन क्या है इसमें कि ए नेग्लिजेंट ड्राइवर कार कर रहा था, उसने बी को इंजर किया, तो नेग्लिजेंसी उसकी थी, ड्राइवर की थी, तो जे भी एक टॉर्ट है। तो टॉर्ट जो है बी फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है अगेंस्ट ए के क्लेम करने के लिए डैमेजेस को। तो क्राइम क्या है इसमें, स्टेट, क्राइम में क्या होता है, स्टेट जो है उसको स्टेट को प्रोसिक्यूट करने पड़ता है ए के खिलाफ रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग अंडर क्रिमिनल लॉ, कि रैश ड्राइविंग की थी क्रिमिनल लॉ के खिलाफ और इससे कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी क्राइम में, मगर टॉर्ट में उनको कंपनसेशन मिलेगी। द सेम एक्ट कैन बी टॉर्ट एंड क्राइम। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो टॉर्ट तो एक पर्सन के साथ जैसे होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पर्सन जो करते हैं तो वो कंसेंट, दोनों की कंसेंट से होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों की कंसेंट से होता है। तो जैसे बेसिस क्या है इसके, नेचर ऑफ रॉन्ग, नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है इसका, टॉर्ट कम। नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है, वायलेशन ऑफ राइट इन रैम, मीन्स वायलेशन होता है राइट का, रैम में मीन्स राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, तो इसमें क्या होता है, लार्ज एट लार्ज राइट जो है अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, तो राइट जो है, तो राइट जो है कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी के साथ भी टॉर्ट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता, प्री फिक्स नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के साथ टॉर्ट हो सकता है। मगर वाई इसमें क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ इन पर्सनम, किसी पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है दूसरे पर्सन के साथ पूरे कंसेंट के साथ, तो राइट जो है अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही होगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी का कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा जो करेगा। तो मगर टॉर्ट तो किसी के साथ भी पूरी दुनिया में हो सकता है। तो सोर्स ऑफ ड्यूटी क्या है इसकी, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लॉ, इसमें ड्यूटी जो है टॉर्ट में इम्पोज की थी लॉ के द्वारा, और ड्यूटी जो है क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, इसमें ड्यूटी जो है क्रिएट की थी एग्रीमेंट के द्वारा बिटवीन पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो कंसेंट क्या था इसमें, नो प्रायर कंसेंट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, तो कोई भी पहले से कंसेंट नहीं हुआ था दो पार्टीज़ में। तो अराइजेज ऑफ म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट, तो म्यूचुअल कंसेंट के ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट जो है रेडी हुआ था। तो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन मे और मे नॉट मैटर, नेग्लिजेंसी भी हो सकता है, इज एक्शन इवन विदाउट रॉन्ग फुल इंटेंट।
रॉन्गफुल इंटेंट के लिए। इंटेंशन कोई हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है, नेग्लिजेंसी की वजह से भी किसी की हो सकता है। तो इंटेंशन जो है इसमें इररिलेवेंट मेयर फेलियर टू परफॉर्म कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जब ब्रीच। तो इंटेंशन ये भी हो सकता है कि कोई फेलियर हो गया हो परफॉर्म करने में कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में, जब तभी ब्रीच हुआ हो। तो रेमेडी जो है कंपनसेशन है, इसमें कंपनसेशन है अनलिक्विडेटेड डैमेज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट को भी पता नहीं होता कि इनको कितना जो है कंपनसेशन मिलेगा या कितना नहीं, वो बाद में ही पता चलता है, इसलिए अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है तो कोर्ट डिसाइड करते हैं इसमें। तो कंपनसेशन जो है लिक्विडेटेड होता है और अनलिक्विडेटेड होता है। इसमें कंपनसेशन जो है पहले से ही बोला होता है, जहाँ पहले से नहीं बोला होता तो बाद में बोला जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो डैमेजेस जो है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो जिस हिसाब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसी हिसाब से ही कंपनसेशन मिलेगी इसमें। एंड अगेंस्ट हूम, तो किसके खिलाफ जो है टॉर्ट होता है, टॉर्ट ओन टू द पब्लिक जनरली। तो पब्लिक, किसी भी पब्लिक के साथ, किसी भी बंदे के साथ टॉर्ट हो सकता है कहीं भी। तो ड्यूटी ओन टू ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तो इसमें कोई स्पेसिफिक पार्टी जो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करती है आपस में अपनी सूझबूझ से, मेजोरिटी से, तो उसी दो पार्टीज़ के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एग्जाम्पल जैसे है इनकी नेग्लिजेंसी, नॉनसेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपास, कुछ भी हो सकता है। तो फेलियर टू डिलीवर गुड्स, नॉन पेमेंट फॉर सर्विस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो इलिस्ट्रेशन एक केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर इंजर्स, जैसे उन्होंने बी को किया था। टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंसी, ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ, इसमें ड्यूटी जो है टॉर्ट में इम्पोज की जाती है लॉ के द्वारा। और एग्रीज वी सेल गुड्स वी, तो जैसे ए एग्री करता है कि बी को जो है गुड्स जो है सेल करेगा, बी फेल हो जाता है डिलीवर करने के लिए, तो ये क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दो बंदों के बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो गुड्स को बेचेगा, तो वो देने में असमर्थ हो गया, तो इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट भंग हो गया। तो ड्यूटी अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में जो भी लिखा था वो ड्यूटी अराइज हो जाती है। तो केस स्टडीज़, जैसे टॉर्ट की केस स्टडीज़ क्या हैं, दो तीन आपने जो टॉर्ट की केस स्टडीज़ भी लिख सकते हो आप अपने आंसर को अच्छा डेकोरेटिव बनाने के लिए। तो टॉर्ट में क्या केस हैं, जैसे डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932, तो जिसमें पीछे भी हमने पढ़ा था कि स्नेल इन द बॉटल केस। फैक्ट क्या थे इसमें, मिसेज जो है डोनोग्यू हुआ था ड्रैंक जिंजर बियर कंटेनिंग ए डिकम्पोज स्नेल। उसने क्या किया, जिंजर बियर ली और जिसमें एक डिकम्पोज स्नेल था, वो बीमार हो गई उसको पीने से, और उसने स्यू किया मैन्युफैक्चर के खिलाफ, जिसने बनाया हुआ था इस जिंजर बियर को, उसके खिलाफ उन्होंने स्यू किया। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया, क्या पाया गया कि मैन्युफैक्चरर जो है उसने ऑन की थी ड्यूटी ऑफ केयर, उसने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को केयर से नहीं किया था काम, टू कंज्यूमर्स के लिए, आम जनता के लिए, तो वो लायबल था इसके लिए। टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंसी इसको बोला गया। तो सिग्निफिकेंस क्या थे इसके कि एस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न लॉ नेग्लिजेंसी, तो मॉडर्न लॉ में इसको बोला गया कि नेग्लिजेंसी की वजह से, उनकी मैन्युफैक्चरर की नेग्लिजेंसी की वजह से ये टॉर्ट कमिट हुआ था। तो एशवे वर्सेस वाइट 1703, तो इसमें फैक्ट क्या था कि ए वोटर जो था रॉन्गफुली प्रिवेंटेड करता था फ्रॉम वायलेटिंग वोटिंग के लिए। तो एक वोटर ने जो है रॉन्गफुली प्रिवेंट किया, वोटर को रोका गया वोटिंग के लिए, रॉन्गफुली तरीके से रोका गया। तो उसने क्या किया, वो सफ़र्ड हुआ नो फाइनेंशियल लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ फाइनेंशियल, पर फिर भी वो सफ़र हुआ। तो इसमें क्या पाया गया कि वायलेशन हेल्ड क्या हुआ कि वायलेशन ऑफ इन लीगल राइट, उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। एक्शनेबल इवन विदाउट एक्चुअल डैमेज कोई नहीं हुआ था उनको, मीन्स इंजुरिया सिने डैमनम, कोई इंजरी नहीं हुई थी, इंजरी विदाउट डैमेज,
इंजरी नहीं हुई थी डैमेज के बिना। तो सिग्निफिकेंसी क्या हुई थी इसकी, डिफाइन द नेचर ऑफ टॉर्ट एज अ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, डिफाइंस द नेचर ऑफ टॉर्ट एज अ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो हैं उसके ख़राब हुए थे, उनके राइट जो हैं वो तोड़े गए थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जे इंजुरिया सिने टैमना मीन्स राइनल्ड वर्सेस फ्लेक्चर 1863। फैक्ट क्या थे इसमें, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेक्चर 1868। फैक्ट क्या थे कि एक रिजर्वायर जो बिल्ड किया गया था डिफेंडेंट बाय द डिफेंडेंट फ्लडेड द प्लेंटिफ माइन, तो जिसने फ्लडेड कर दिया प्लेंटिफ के माइन को, रिजर्वायर बनाया हुआ था डिफेंडेंट ने, तो जिसने जो है वो बह गया और प्लेंटिफ के माइन को उसने फ्लडेड कर दिया। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ कि डिफेंडेंट जो है लाइबल पाया गया अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल में, कि उसको स्ट्रिक्टली लाइबल पाया गया कि अब स्ट्रिक्टली वो लाइबल है इस चीज़ का, चाहे लाइबिलिटी इन टॉर्ट में राइज इवन विदाउट नेग्लिजेंसी और इंटेंशन, चाहे उसकी नेग्लिजेंसी थी या ना थी, जहाँ उसका इंटेंशन था इस चीज़ में या नहीं था, पर वो स्ट्रिक्टली लाइबल ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। तो वो तो टॉर्ट की थी। तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस में जैसे हैंडले वर्सेस वेलेक्जेंडेल 1854, तो हैंडले वर्सेस वैक्जेंडेल 1854, तो इसमें फैक्ट क्या था कि ए मिल शेफ्ट ब्रोक, एक मिल जो थी शेफ्ट ब्रोक हो गई, कैरियर डिलेड डिलीवरी ऑफ रिप्लेसमेंट शेफ्ट काजिंग बिजनेस लॉस, जिसमें जो है बिजनेस का उनको लॉस हो गया। तो इसमें क्या पाया गया कि डैमेजेस रिकवरेबल ओनली फॉर लॉसेस दैट वर रीजनेबली foreseeable at the time of contract. Significance laid on the rule of remoteness of damages in contract. तो सिग्निफिकेंसी क्या पाएगी कि laid on the rule of remoteness of damages in contract पाया गया। क्रैल वर्सेस हैनरी, क्रैल वर्सेस हैनरी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो इसमें फैक्ट क्या था कि ए रूम वाज रेंटेड, एक रूम जो है रेंट पे दिया गया टू व्यू द किंग कोरोनेशन के लिए, द कोरोनेशन वाज कैंसल्ड, तो कोरोनेशन जो है कैंसिल हो गई थी। तो इसमें क्या पाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। पार्टीज एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस, तो पार्टीज ने एक्सक्यूज दिया परफॉर्मेंस के लिए भी। तो सिग्निफिकेंस क्या पाया गया कि एस्टेब्लिश्ड फ्रस्ट्रेशन एज ए वैलिड एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो एक वैलिड एक्सक्यूज जो है पाया गया नॉन फॉर परफॉर्मेंस के लिए उनकी। तो कॉर्लर वर्सेस कॉर्बलिक स्मोक बाल कॉरपोरेशन जो है 1893 में जैसे पाया गया। फैक्ट क्या था इसका कि कंपनी ने एडवर्टीज़ किया इट वुड पे £100 टू एनीवन हु कॉट इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग देयर प्रोडक्ट, कि अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है उनकी कॉलरी बॉल को यूज़ करने से, तो उनको £100 दिए जाएंगे। तो ये एडवर्टीज़मेंट उन्होंने निकाली थी। तो मिसेस कॉलेज जो थी उन्होंने यूज़ किया इसको, बट स्टिल कॉट फ्लू, मगर उनको फ्लू हो गया इनसे, इस दवाई से। तो इसमें क्या पाया गया कि कंपनी लायबल है इसके लिए। ए वैलिड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म, तो एक वैलिड यूनिलेटरल जो है सभी के लिए एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट जो था, ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फॉर्म हुआ था। तो सिग्निफिकेंसी क्या है इसमें कि डिफाइन एनफोर्सिबिलिटी ऑफ प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो इसमें क्या है एनफोर्स जो है किया गया प्रॉमिस जो उन्होंने किया था कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में
contract law. की टेक अवे, तो टॉर्ट का केसेस जो हैं जैसे डोनेग्यू, एश वाई राइलैंड्स, ड्यूटी अराइजेज बाय लॉ, इसमें क्या है, ड्यूटी अराइजेज हुई थी लॉ के द्वारा, तो रेमेडीज़ में कंपनसेशन दी गई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट केसेस में क्या हुआ, हैंडले, क्रैल, कार्लिन जो है ड्यूटी अराइजेज बाय एग्रीमेंट्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एग्रीमेंट्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो रेमेडी जो है इसमें कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी कि हम ये देंगे भाई, हम ये देंगे अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत प्रूफ हुआ, तो उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया गया। देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel if you like my video. Thank you for watching.